हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर लॉ ऑफ मोशन का टॉपिक सर्कुलर मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। और आज के टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे कि कोई कार किसी सर्कुलर पाथ पर जा रही है, किसी सर्कुलर रोड पर जा रही है, तो उस पर उसका मैक्सिमम स्पीड क्या होना चाहिए। और यह भी हम देखेंगे कि जो रोड सर्कुलर होता है वहां पर जो रोड बनाते समय जो रोड का बाहरी किनारा है वह अंदर के किनारे से कुछ हाइट, अंदर के किनारे से अधिक हाइट किया जाता है, बाहर के किनारे को अधिक हाइट किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो आइए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन स्टडी करने के पहले हम लोग एक देखते हैं। एक कार है जो ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है, कार है स्ट्रेट लाइन में जा रही है। तो इसको देखते हैं इस पर कौन कौन से फोर्सेस से काम कर रही है। इसका जो वेट है mg वो डाउनर डायरेक्शन में है, और नॉर्मल जो फोर्स है वो अपर डायरेक्शन में है, और यह वर्टिकल डायरेक्शन में यह कार मूव नहीं कर रही है। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। जो इसका वेट है, कार का वेट है, वह नॉर्मल फोर्स को, नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा। और जब कार वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, जैसे ये किसी से ये जो सर्कुलर पाथ है, ये मान लेते हैं किसी सर्कल का आर्क है। तो यह जब किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो यह उतना सिंपल नहीं है जैसे हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में देखा। उतना सिंपल नहीं है, इस पर एक और फोर्स काम करता है। अगर कोई भी बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जो उसके सेंटर की तरफ, जो सर्कुलर पाथ है उसके सेंटर की तरफ वो काम करता है। जैसे यह कार है और यह जो सर्कुलर पाथ का यह सेंटर है, तो और यह इसका रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है रेडियस। तो इस पर एक फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा। हम लोगों ने सर्कुलर पाथ में पहले ही स्टडी किया है कि कोई भी बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, किसी सर्कल में मूव करती है, तो उस पर सेंटर की तरह एक फोर्स फोर्स लगता है, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। Acceleration of a car moving in a circle of radius r with uniform speed v equal to v square by r directed towards the center। ये हम लोगों ने पहले स्टडी किया था कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है और उसका स्पीड v है, तो जो एक्सलेशन होगा सेंटर की तरफ, जो एक्सलेशन होगा उसका जो वैल्यू होगा v स्क्वायर बाई आर। v हो गया स्पीड, कार का स्पीड हो गया इस टाइम, और r हो गया इस सर्कुलर पाथ का रेडियस। तो अब हम इस पर फोर्स निकाल सकते हैं, इस पर कितना फोर्स लग रहा है। अगर हमें इसका एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में मालूम है तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग निकाल सकते हैं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से। तो सेकेंड लॉ के अनुसार जो फोर्स होता है F इक्वल टू ma होता है। m हो गया इस कार का मास। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ द फोर्स Fc यानी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडिंग दिस एक्सेलेरेशन इज Fc इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू, हो गया mv स्क्वायर बाई आर, जो सेंटर की तरफ लग रहा है। फॉर ए कार टेकिंग ए सर्कुलर टर्न ऑन ए हॉरिजेंटल रोड द सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वह कहाँ से आया? इस पार कार पर सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आया? तो यह जो कार का जो फ्रिक्शन फोर्स है वही ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। जैसे आप कार में अगर से सफर कर रहे हैं, अगर कोई सर्कुलर कर्व आता है, कर्व पाथ आता है, तो आप देखते होंगे कि उस समय आप बाहर की तरफ, ये जो बाहर की तरफ है उस तरफ आप झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब सर्कुलर पाथ आता है तो यह कार है कि यह बाहर की तरफ स्कीड करना चाहती है, यानी इसका जो मूव करने का, यह तो इस डायरेक्शन में इसका भी वेलोसिटी है, लेकिन यह स्कीड करना चाहती है, स्कीड करना चाहती है अपवर्ड, बाहर की तरफ, आउटर डायरेक्शन में। तो जब यह आउटर डायरेक्शन में स्कीड करना चाहेगी कार, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में यानी उसके रेडियस की तरफ
फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन जो हम लोगों ने स्टडी किया था, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है, या तो कोई बॉडी मूव करने वाला होता है जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, या ए, जो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है लगता है। तो यहाँ पर यह कार इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाह रही है, यानी स्किड करना चाह रही है। तो जो जो फ्रिक्शन फोर्स है या अंदर की तरफ लगेगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है अंदर की तरफ लग रहा है वही सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से कोई फोर्स नहीं होता है। जैसे आप किसी रस्सी में एक पत्थर बांध कर, रोप में एक पत्थर बांध लीजिए और उसको हॉरिजेंटल सरफेस पर, या यानी हॉरिजेंटल पकड़कर उसको हॉरिजेंटल डायरेक्शन में उसको मूव कीजिए तो हॉरिजेंटल सर्कल बनेगा। तो जो पत्थर पर जो अंदर की तरफ सर्कल के सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, वह उसको कहां से मिलता है, तो वह जो रस्सी में, रोप में जो टेंशन होता है वही उसका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सन के चारों तरफ अर्थ जो है रिवॉल्व करता है। तो अर्थ पर जो फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, वह यहाँ पर कहाँ से आया, वह सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से कोई फोर्स नहीं होता है। जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, अलग अलग फोर्स लगता है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है। जैसे अर्थ के एग्जांपल में सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और रोप में हम पत्थर को बांधकर अगर घुमा रहे हैं तो वह उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वह रोप के टेंशन के कारण लग रहा है। उसी तरह यहाँ पर यह जो कार है, कार मूव कर रही है, तो इस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वह कहां से आ रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके कारण आ रहा है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कार पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहा है। देखिए, कार पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स कर रहा है, और अपर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन n। और जो फ्रिक्शन फोर्स है एफ भी काम कर रहा है। एफ किधर काम कर रहा है, सेंटर की तरफ। यह जो कार मूव कर रही थी, इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही थी, तो यह जो फ्रिक्शन फोर्स है इसके सेंटर की तरफ काम कर रहा है। एज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में कार मूव नहीं कर रही है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, n माइनस एम जी इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी n इक्वल टू एम जी हो जाएगा। और यह जो मान लेते हैं, यह जो कांटेक्ट फोर्स है, कोई बॉडी, एक कार और सरफेस के बीच में, जिस रोड पर जा रही है उसके बीच का जो कांटेक्ट फोर्स है इस डायरेक्शन में है। तो जो कांटेक्ट फोर्स होता है, कोई भी दो सरफेस के बीच का जो कांटेक्ट फोर्स होता है, वह कोई जरूरी है नहीं है कि वह नॉर्मल ही हो, जो सरफेस पर नॉर्मल ही हो। तो यहाँ पर अगर इस डायरेक्शन में कांटेक्ट फोर्स है तो इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वह फ्रिक्शनल फोर्स होगा, यानी फ्रिक्शन होगा। और जो इसका कांटेक्ट फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वह नॉर्मल रिएक्शन, यानी नॉर्मल फोर्स होगा। इट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यह जो फ्रिक्शन फोर्स है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है। अगर कार सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह जान लीजिए कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से कोई फोर्स नहीं है, यह फ्रिक्शन फोर्स है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होता है mv² बाई आर, और फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यूएस एन। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv² बाई आर, जो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, जो हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर पाथ में, mv² बाई आर होता है, यह लेस देन इक्वल टू होगा। अब हम जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, म्यू एस एन, यानी जो mv² बाई आर होगा लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन होगा। तो हम यहाँ से n क्या वैल्यू mg है, n इक्वल टू mg हम लोगों ने निकाला, तो n इक्वल टू mg यहाँ पर पुटअप कर देंगे n की जगह, तो v² लेस देन इक्वल टू हो जाएगा म्यू एस आर एन डिवाइडेड बाई m। तो यहाँ पर
एन की जगह हम एम जी पुटअप कर देंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर जी। यानी जो वी स्क्वायर का वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा म्यू एस आर जी। अगर यहाँ पर आर क्या है, उसका रेडियस है जिससे सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, उसका रेडियस है, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और म्यू एस है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कार और रोड के बीच का जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है। तो भी मैक्सिमम क्या होगा, इक्वल टू स्क्वायर रूट म्यू एस आर जी। अब यहां से हम भी मैक्सिमम हम निकाल लेते हैं। तो भी मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम में मैक्सिमम म्यू म्यू क्या होगा, म्यू एस से जो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम म्यू एस एन होगा। तो हम यहाँ पर म्यू एस एन की जगह एम जी पुटअप कर दिए, और वी स्क्वायर हो जाएगा म्यू एस आर जी। तो यहाँ पर इक्वल है, लेस देन इक्वल है, तो हम भी इक्वल हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो भी मैक्सिमम हो जाएगा स्क्वायर रूट म्यू एस आर जी। तो यहाँ पर देखिए जो भी वेलोसिटी है मैक्सिमम, यह कार के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, या किस पर डिपेंड कर रहा है, इन दोनों के बीच का जो कोफिशिएंट स्टैटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन का वैल्यू है उस पर, और रेडियस पर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। अब हमें यानी उसे कोई भी सर्कुलर पाथ पर अगर कोई बॉडी या कार मूव कर रही है तो उसका मैक्सिमम वेलोसिटी इतना होगा स्क्वायर रूट म्यू एस आर जी। अगर इससे हम अधिक वेलोसिटी से कार को चलाएंगे तो कार वहां पर क्या होगा, स्कीड कर जाएगा, कार क्या हो जाएगा, स्कीड कर जाएगा। तो इसीलिए आप कहीं कहीं जो रोड कर्व होता है वहां पर लिखा रहता है मैक्सिमम स्पीड, मान लो 40 किलोमीटर पर आवर ऐसा लिखा रहेगा, तो वहां पर आपको 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही गाड़ी को चलाना है। अगर आप उसे अधिक स्पीड से चलाएंगे तो क्या होगा, कार का स्कीड करने का चांसेस रहेगा। मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड रोड। अब अभी हम लोगों ने देखा कि जो मैक्सिमम स्पीड होता है स्क्वायर रूट म्यू एस आर जी। तो म्यू एस क्या है, उस पर हम लोग जो फ्रिक्शन फोर्स है उस पर हम लोग रिलाई नहीं कर सकते हैं। क्यों, अगर मान लीजिए रोड पर पानी गिर गया, या बारिश हो रही है, या फिसलन किसी कारण से हो गया है, तो जो कोएफिशिएंट का वैल्यू है, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट का वैल्यू है, वह कम हो सकता है। तो जिसके कारण क्या होगा, कम हो जाएगा, तो वहां पर जो वेलोसिटी है वो भी कम हो जाएगा, कम वेलोसिटी पर हमें चलाना पड़ेगा। या अगर वहां पर हम जो लिमिट दिया हो गया उस वेलोसिटी से चला रहे हैं तो क्या होगा, कार स्किड कर जाएगा। तो इससे बचने के लिए कार जो रोड होता है उसको बैंक्ड किया जाता है। You cannot rely upon friction at a circular turn in case of high speed and sharp turns. You can avoid dependence on friction if the roads are banked at the turn. तो इसको अवॉइड करने के लिए, मान लीजिए कि बारिश में क्या है, फिसल सकता है कार, तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, रोड को बैंक्ड किया जाता है। बैंक्ड यानी क्या हो गया, द आउटर पार्ट ऑफ द रोड इज समव्हाट लिफ्टेड अप एज कंपेयर टू द इनर पार्ट। आप लोगों ने भी देखा होगा जहां पर रोड कर्व होता है वहां पर जो रोड का जो आउटर पार्ट होता है वह इनर पार्ट से कुछ उठा हुआ रहता है। तो ऐसा किस लिए किया जाता है, आइए अब हम लोग देखते हैं। यह मान लेते हैं कि यह सर्कुलर पाथ है, और यह ये आउटर है किनारा रोड का, या अंदर का किनारा है, और यह अंदर के किनारे से कुछ उठा हुआ है। तो इस पर जो कार जब मूव करती है तो आइए देखते हैं कि ये हॉरिजेंटल लाइन है, यानी जो रोड और जमीन का जो रोड के हॉरिजेंटल यह लाइन है, और यह जो उठा हुआ पार्ट है रोड का, यह हॉरिजेंटल लाइन से एंगल थीटा बना रहा है। तो जो यह वर्टिकल लाइन है, यह कार है, यह कार का वर्टिकल है, और यहाँ से जो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, यह थीटा हो जाएगा, यह नॉर्मल है। यह जो सरफेस है, यह जो स्लेंट सरफेस है, या जो रोड का, उस पर हम लोगों ने यह नॉर्मल ड्रॉ किया है। तो नॉर्मल और वर्टिकल के बीच का भी एंगल थीटा हो जाएगा। यह कैसे होगा हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो यह नॉर्मल हो गया, यह नॉर्मल
किस डायरेक्शन में होगा, जो स्लेंट है या जो सरफेस है उसके नॉर्मल यानी उसके परपेंडिकुलर हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो यह इस डायरेक्शन में हो गया और यह वर्टिकल डायरेक्शन और नॉर्मल के बीच का एंगल थीटा होगा। ये कैसे होगा देखते हैं। देखिए ये हॉरिजॉन्टल है और ये एंगल थीटा है और इस पर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 90 डिग्री होगा और यह एंगल थीटा है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और यह जो ये जो रोड का स्लेंट है यानी स्लोप है, उस पर हम लोगों ने ये नॉर्मल ड्रॉ किया है। तो ये एंगल कितना होगा, या ये यहां से यहां तक एंगल ये भी 90 डिग्री होगा। तो क्यों कि इसके नॉर्मल है, ये जो इस लाइन के नॉर्मल यह लाइन है। तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 होगा और ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी वर्टिकल और नॉर्मल के बीच में जो स्लोप पर जो नॉर्मल है उसके बीच का जो एंगल होगा वह थीटा होगा। तो अब इसका हम लोग कार जो बैंक्ड रोड पर जो मूव कर रही है उसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो यह कार है, तो कार पर देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और नॉर्मल है, जो नॉर्मल फोर्स है वह किस डायरेक्शन में लगेगा, यह जो स्लोप है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। ये जो नॉर्मल है यह इसके परपेंडिकुलर, यह जो स्लोप है इस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। और यह जो वर्टिकल है यह थीटा एंगल बना रहा है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, अभी हम लोगों ने देखा। तो जो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल का कंपोनेंट क्या होगा, n cos थीटा होगा और नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा n sin थीटा होगा। और यह जो कार है यह अगर मूव कर रही है तो इस पर बाहर की तरफ स्कीड करने का चांसेस रहता है, यानी बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो इसको बाहर की तरफ स्कीड कराना चाह रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, यह अंदर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका वैल्यू है v²/r। और जो फ्रिक्शन फोर्स का जो कंपोनेंट है वर्टिकली डाउनवर्ड जो कंपोनेंट हो जाएगा वो जाएगा f sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो एंगल होगा यह 90 माइनस थीटा होगा। ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ से ये मिलाएंगे तो ये 90 होगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो f sin थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसको ये हम लोग यहाँ देखते हैं, ये इस डायरेक्शन में नॉर्मल हो गया, ये वर्टिकली अपर डायरेक्शन में नॉर्मल का कंपोनेंट n cos थीटा हो गया और n sin थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गया। और फ्रिक्शन फोर्स जो इस डायरेक्शन में लग रहा था, फ्रिक्शन फोर्स से स्लोप के डायरेक्शन में लग रहा था, तो फ्रिक्शन फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, f cos थीटा हो जाएगा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स का जो कंपोनेंट होगा f sin थीटा हो जाएगा। तो अब हम बैलेंस करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में कार में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो n cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा mg प्लस f sin थीटा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना भी फोर्स लग रहा है उसके इक्वल होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए कौन कौन फोर्स लग रहा है, n sin थीटा नॉर्मल का कंपोनेंट n sin थीटा प्लस f cos थीटा फ्रिक्शन का कंपोनेंट f cos थीटा इक्वल टू जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उसका वैल्यू होगा mv²/r। तो n sin थीटा प्लस म्यू एस n cos थीटा इक्वल टू mv²/r। यहाँ पर f जो है फ्रिक्शन फोर्स लेस देन इक्वल टू म्यू एस n होगा, तो हम f की जगह हम अगर f इक्वल टू म्यू एस n लेते हैं तो जहां जहां f है वहां पर हम म्यू एस n पुटअप करते हैं। तो n sin थीटा प्लस f की जगह हम म्यू एस n पुटअप करते हैं, म्यू एस n cos थीटा इक्वल टू mv²/r। तो
एन कॉस थीटा, अभी इसमें भी पुटअप कर देते हैं, एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस एफ की जगह म्यू एस एंड साइन थीटा। अब एन हम निकाल लेते हैं, अगर इस इक्वेशन से हम एन निकालेंगे तो एन क्या होगा, देखिए एन कॉस थीटा, और इसको हम इस साइड लाते हैं, लेफ्ट साइड लाते हैं, तो माइनस म्यू एस एन साइन थीटा हो जाएगा, और एन को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन होगा इक्वल टू एम जी होगा। तो एन क्या हो जाएगा, एम जी डिवाइडेड बाई एन के बाद जो बच गया था कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, तो एन इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। और अभी इस इक्वेशन में हम जो एन का वैल्यू है हम पुटअप कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए एन को कॉमन लेंगे तो साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, एन ब्रैकेट में म्यू साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो एन की जगह हम एम जी बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा लिख दिए, और यहाँ पर क्या बच गया था, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर मैक्सिमम डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पर मैक्सिमम हम लोगों ने क्यों लिया, क्योंकि हम लोगों ने जो एफ का वैल्यू लिया है म्यू एस एन लिया है। तो अब यहां से हम निकाल लेते हैं, अब भी मैक्सिमम निकालेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, इसका स्क्वायर रूट, पूरे का स्क्वायर रूट। अभी यानी भी मैक्सिमम इक्वल टू, अगर म्यू एस को हम लोग जीरो मान लें, क्योंकि ऐसा हम वेलोसिटी मान लें कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स ही उस पर काम कर रहा है वह वेलोसिटी यानी मैक्सिमम वेलोसिटी, तो यहाँ पर म्यू एस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो भी नोट हो जाएगा आर जी टेन थीटा का स्क्वायर रूट। यहाँ पर म्यू एस की जगह जीरो करेंगे तो, और म्यू एस की जगह जीरो करेंगे तो भी नोट यानी भी मैक्सिमम हो जाएगा आर जी टेन थीटा का स्क्वायर रूट। यानी ये बैंक रोड पर हमें चलना है तो वहां पर जो एक मैक्सिमम स्पीड हमें मिल गया, तो उस मैक्सिमम स्पीड का वैल्यू हो गया आर जी टेन थीटा का स्क्वायर रूट। यानी यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पर डिपेंड कर रहा है, जी पर डिपेंड कर रहा है, और जो एंगल है टेन थीटा यानी थीटा जो एंगल रोड का सेलेंट है उस पर डिपेंड कर रहा है। एट दिस स्पीड फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट नीडेड एट ऑल टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर जो है फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत नहीं है, जो अगर इस स्पीड पर कार जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से नहीं मिलेगा, जो नॉर्मल फोर्स का जो कंपोनेंट है उससे ही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा। तो अगर हम इस स्पीड पर चलाते हैं गाड़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि जब हम इस स्पीड से कम या अधिक पर चलाते हैं तो देखिए क्या होगा, at this speed the horizontal component of n is sufficient to produce the acceleration towards the center and the self adjustable friction force keeps its value zero। अगर हम इस वैल्यू पर कार को चला रहे हैं तो इस जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है नॉर्मल का उससे ही सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मिल जाएगा, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वह उसका वैल्यू जीरो होगा। आइए हम लोग देखते हैं व्हेन v इज ग्रेटर देन v नोट। अब हम दो सिचुएशन, यहाँ पर तीन सिचुएशन है, ये या तो हम गाड़ी को इस वेलोसिटी पर चलाएं, या इसे कम पर चलाएं, या इसे अधिक पर चलाएं। तो अगर हम इस स्पीड पर चलाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जीरो होता है। अगर हम इससे ग्रेटर स्पीड पर चलाएंगे तो क्या होता है, देखिए ग्रेटर स्पीड से अगर चलाएंगे तो यह जो हमें प्रोवाइड कर रहा है इतना ही स्पीड पर हमें चलाने के लिए प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम इससे अधिक स्पीड पर चलाएंगे तो क्या होगा, यह बाहर की तरफ स्किड करने लगेगा, स्किड करने की कोशिश करेगा, तब यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वह काम में आएगा। व्हेन v इज ग्रेटर देन v नोट सेल्फ
एडजस्टेबल फ्रिक्शन एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यह बाहर की तरफ स्किड करना चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ लगेगा और ये दोनों एक दूसरे को एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं है तो दोनों एक दूसरे को एडजस्ट कर लेंगे। यानी यहाँ पर यह फ्रिक्शन फोर्स काम में आ रहा है। जब हम इस स्पीड से अधिक स्पीड से गाड़ी को चलाएंगे, कार को चलाएंगे, तब यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। और उसी तरह जब हम इस स्पीड से कम स्पीड में चलाएंगे तो क्या होगा, when v is lower than v नोट सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा था। जब v नोट से अधिक स्पीड पर चला रहे थे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा था। अगर हम इसे कम स्पीड में चलाएंगे तो क्या होगा, यह कम स्पीड में चलाएंगे तो यह स्लिप करने लगेगा नीचे की तरफ, यानी अंदर की तरफ स्लिप करने लगेगा। स्लिप करने की टेंडेंसी आ जाएगी इसमें। तो इसको क्या करेगा, जो अपर डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगना चालू हो जाएगा, सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन फोर्स लगना चालू हो जाएगा। तो एक दूसरे को ये बैलेंस कर लेगा तो यह कार स्लिप नहीं करेगी। तो तीन सिचुएशन हुआ, या इस स्पीड पर चलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। अगर इससे अधिक स्पीड पर चलाते हैं तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वह एडजस्ट कर लेता है और गाड़ी को स्किड नहीं होने देता। अगर इसे हम कम स्पीड पे चलाते हैं तो भी फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्ट करके गाड़ी को स्लिप करने नहीं देता है। तो यह हमें तीन सिचुएशन मिला। अगर अब हमें मान लेते हैं कार को यहाँ पर पार्क करना है, ये एंगल थीटा है या स्लोप है। तो देखिए, अगर कार को पार्क करना है तो टेन थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए, टेन थीटा लेस देन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, यानी म्यू एस। जो ये हम लोगों ने निकाला था पहले, वी स्क्वायर बाई आर जी होता है म्यू एस, यानी स्टैटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन के वैल्यू के इक्वल होता है। तो अगर ये टेन थीटा का वैल्यू म्यू एस के इक्वल है तो हम यहाँ पर कार को पार्क कर सकते हैं, नहीं तो कार क्या होगा, नीचे की तरफ या स्लिप कर सकता है। तो आज का यह टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर